अमेरिका से आप सबको हेलो। मैं हूं विनीत खरे और पिछला हफ्ता कैसे बीता अमेरिका में इलेक्शन के यहाँ पर 3 हफ्ते करीब बचे हैं यहाँ पर, और उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक बार फिर से याद कर लें कि कैसा बीता है पिछला हफ्ता यहाँ पर। प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको कोरोना वायरस हुआ, उनकी वाइफ को कोरोना वायरस हो गया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में वो ज्यादा दिन रुके नहीं, वापस आए व्हाइट हाउस, और वहां से लगातार वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और उनकी सेहत को लेकर यहाँ पर स्पेकुलेशन जारी है। कैसी है तबीयत, उनके चेस्ट की क्या हालत है, उनकी लंग्स को लेकर क्या कहा जा रहा है कि क्या होगा। 3 हफ्ते बचे हैं। 2,12,000 से ज्यादा लोगों की अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, और इन सब का जो इलेक्शंस हैं उन पर किस तरह से असर पड़ेगा, लोगों की जिंदगियों पर किस तरह से असर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। शहाब करनी है, रिपब्लिकन ट्रंप सपोर्टर, मैरीलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हैं अजय भुटोरिया, ये फंडरेजर हैं ऑन नेशनल फाइनेंस कमेटी फॉर बाइडेन फॉर 2020, ऑथर भी हैं और टेक एंटरप्रेन्योर भी हैं। और हमारे साथ अनवर इकबाल जुड़े हैं, वॉशिंगटन डीसी से डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहाब, हमें बतावें कि आखिर सदर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली नहीं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू बी गेट री इलेक्टेड। जो एक कैंडिडेट को करना चाहिए वही कर रहे हैं। तो उनकी तबीयत कैसी है? मतलब अगर अगर डॉक्टरों की माना जाए तो क्या कहा डॉक्टर ने? कहा है कि सैटरडे तक वो ठीक हो जाएंगे। वो अब डिबेट असल में ये था कि जो अंदर की कहानी के वॉल्टर रीड में कोई एक नया कॉकटेल, उसको वो कहते हैं, दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट मेडिसिन, तो वो उनके ऊपर ट्राई किया गया। तो फिलहाल एज वी स्पीक तो उसके रिजल्ट जो हैं वो इतने बुरे नहीं। तो ही इज अंडर मैनेज केयर और वो एक्ट कर रहे हैं व्हाइट हाउस से। तो क्या ये फीजिबल लग रहा है कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट ले पाएंगे, खासकर जिस तरह से डिबेट कमीशन ने कहा है कि वर्चुअल हो, और वो मानने को तैयार नहीं है? ये कितना सही होगा? मतलब कोरोना से आपकी तबीयत, हालत भी तो खराब हो जाती है ना, जिस तरह से हुआ है। आपको चलने में दिक्कत आती है, आप कमजोर हो जाते हैं। ऐसे हालत में किसी का डिबेट में पार्टिसिपेट लेना, और अभी भी वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव तो हुए नहीं है, तो ये कितना सही फैसला नहीं, है? नहीं, देखिए ना कि जब था अगला या 2 दिन हुए थे, उस वक्त वॉल्टर रीड हॉस्पिटल के सामने तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की प्रो ट्रम्प रैली थी 4:30 बजे। तो वो भी 10-12 मिनट के लिए बाहर निकल के आया। ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज नॉट ऑन स्ट्रेचर। गाड़ी में बैठे बाहर गए, वेव किया। उसके बाद अब जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो वॉक करके गए ना, तो चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट हाउस से तस्वीरें खिंचवाई तो खड़े होके खिंचवाई ना। हाँ, लेकिन हैनिटी प्रोग्राम में कल मैं सुन रहा था और उस पर बात भी हो रही कि भी चूं खांस रहे हैं, तो उसको लेकर काफी स्पेकुलेशन हुआ कि भाई किस तरह की तबीयत है, क्या नहीं, वो हालात, मतलब डॉक्टरों की भी बात पे कितना भरोसा किया जाए। खांसी तो मुझे भी आ रही है। सॉरी टू से कि मुझे आएगी थोड़े थोड़े वक्फे से। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मेरा वक्त करीब आ गया है। तो मतलब ये कि रूटीन तो चलता रहता है ना। एंड ही इज लीडिंग द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन अर्थ। ये कि उसने तो एक्ट तो करना है ना। ही वांट्स टू बी लुकिंग एज प्रेसिडेंशियल एंड ही वांट्स टू बी लुकिंग एज अ फॉर्मिडेबल कैंडिडेट। अजय, क्या कहेंगे आप? अभी जो हालात हैं, क्या ये डिबेट होते हुए दिख रहे हैं? लेट्स स्टेप बैक, 1 मिनट हम पीछे जाके देखते हैं कि आज 2,10,000 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। मिलियंस आर इन्फेक्टेड, देयर आर केसेस, और 8% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और लोग फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, देयर आर मल्टीफोल्ड ऑफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं आज अमेरिका। और ट्रम्प की तो देश को चिंता है ही, प्लस उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं जो व्हाइट हाउस में सराउंडेड है, जो कुक हैं, जो सर्वर्स हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो व्हाइट हाउस में हैं और अराउंड व्हाइट हाउस हैं, वो भी आज मेजर इनफेक्ट उनको भी कोविड हो रहा है, बिकॉज ट्रम्प जो इज नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। और तो ऐसे व्हाइट हाउस हैज बिकम दिस एक सेंटर ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ये कोविड-19। तो ऐसी हालात में द कंट्री हैज नो लीडर बेसिकली। और यही हम कह रहे हैं कि जब से कोविड था उससे पहले से भी वी आर ए लीडरलेस, वी हैव ए ट्विटर बट वी डोंट हैव ए लीडर। आज 2 डिबेट हुई और दोनों डिबेट में
Joe Biden or Kamala Harris, they have shown on the stage that they are the leader who will lead us out of this mess and who will establish order in the society, restore the soul of the nation, and bring us together. So that's where we are looking. But given the condition, the commission clearly said that कि आज ये नहीं होना चाहिए debate in person because is COVID infected. Zoom का virtual debate का option दिया, Trump ने उसको अस्वीकार कर दिया. So the country is in the middle of the voting and the country is seeing everything. अनवर, थोड़ा बताएं हमें कि ये जो डिबेट को लेकर इतनी बहस हो रही है, आप तो इतने सालों से यहाँ पर हैं, इलेक्शंस भी कवर कर रहे हैं, इनका आम लोगों पर कितना असर पड़ता है और आपके हिसाब से सदर ट्रंप क्यों चाह रहे हैं फेस टू फेस डिबेट? अगर वर्चुअल होगी तो क्या असर पड़ेगा उनके कैंपेन पर? देखें, डिबेट के बारे में जो आपका सवाल है कि कितनी इफेक्टिव होती है पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में, इसके बारे में डिस्प्यूट है. हमें कुछ लोग कहते हैं कि बहुत असर पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं कोई खास असर नहीं पड़ता. लेकिन क्योंकि ट्रेडिशन बन गई है और मिलियंस देखते हैं और जिसकी वजह से जाहिर है उनका एक इम्पैक्ट जरूर बनता है जब कोई भी किसी भी चीज को इतने ज्यादा लोग देखेंगे. रही बात कि सदर ट्रंप क्यों कर रहे हैं, सदर ट्रंप ने शुरू से एक पोजीशन ली है. पोजीशन ये ली है कि जो कोविड-19 का जो थ्रेट है वो एग्जेजरेटेड है. वो असल में इतना बड़ा थ्रेट नहीं जितना दिखाया जा रहा है और उसके लिए उस तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं जिस तरह के प्रिकॉशन का मुतालबा करते हैं लोग. और इस तरह जो पब्लिक लाइफ है और सोशल लाइफ है उसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है. एक बड़े अरसे तक वो कहते रहे कि मास्क की भी जरूरत नहीं है, तो अब उनके लिए अबाउट टर्न लेना बहुत मुश्किल है. तो वो उनको इसी में अपनी पोजीशन की विंडिकेशन नजर आती है कि वो ये स्टैंड लें कि ये जो है प्रिकॉशन वगैरह गलत है और देखो मैं वैसे ही डटा हुआ हूँ और खड़ा हुआ हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे. तो मेरा ख्याल है मेन वजह जो है वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरा जो स्टैंस है, जो मेरी पोजीशन है कोविड-19 के बारे में सही है और जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं वो गलत है. शहाब, आपके हिसाब से क्या मतलब इंसिस्टेंस क्यों है इस फेस टू फेस डिबेट को लेकर? और मैंने आपसे बात नहीं की कि पिछले इस हफ्ते जो है वो वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट भी रही. आपके हिसाब से माइक पेंस और ये जो डिबेट रही किधर मुड़ी? आपका क्या टेक होगा इस बहस पर? अगर ब्रीफली बता. पहली चीज तो ये कि जो अभी अनवर इकबाल साहब ने फरमाया, एग्री विद हिम के उन्होंने अपना एक इमेज रखना है कि जी व्हाटएवर स्टैंड ही टुक हिज पोजीशन इज राइट, और स्ट्रॉन्ग मैन वाला इमेज जो है ना, एक चीज होगी. दूसरा, अभी जो हमारे दूसरे मेहमान है जो कैलिफोर्निया से, अजय साहब ने कहा कि जी कमाला हैरिस और माइक पेंस शुड बी इन एट द टॉप कि भाई वो लीड करें इस मुल्क को. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टक विद. ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा. मैंने ये कहा कि Biden and Harris prove that they are the leaders and Trump is a tweeter. नहीं, तो फिर ट्रम्प के साथ बाइडेन को भी इंक्लूड कर लें, आपने मेंशन नहीं किया. तो अच्छा, अब ये कि इसका मतलब ये हुआ कि द अमेरिकन नेशन इज स्टक विद 275 प्लस कैंडिडेट्स. एक को अल्जाइमर का प्रॉब्लम है, दूसरे को जो चल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए. तो वी आर स्टक विद दैट. आपका दूसरा सवाल जो था क्या था वो रिपीट कीजिएगा ताकि ऑडियंस. जो वाइस प्रेसिडेंशियल तो डिबेट रही, हमने पूरा प्रोग्राम किया था, लेकिन आपका क्या टेक होगा? किधर चीजें मुड़ी और कौन? नहीं, लोग देखते हैं टॉप टिकट के ट्रेंड्स को, एक चीज है. दूसरा ये कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि तकरीबन 100 के करीब कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे परसों जो रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप थी नेशन वाइड. उसमें एक पॉइंट उन्होंने उठाया था, और वो पॉइंट क्योंकि भाई 100 से ऊपर लोग थे तो आई कैन शेयर विद यू कि इनका जो इंटरनल सर्वे है उसमें साइलेंट मेजॉरिटी जो है ना, जो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है पोल्स के अंदर, उसका जो नंबर है उनके हिसाब से वो डबल हो गया. तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है. वो दैट कैन बी ए मेजर सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर फ्रॉम सम ऑफ द स्टेट व्हिच मैटर्स. तो ये टेक है उनका कहना ये. जी अजय, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, तो जो बाइडेन कैंपेन है उस अभी तक क्लियर क्या उनका स्टैंस होगा इस पर? क्या वो आएंगे, नहीं आएंगे, या फिर वर्चुअल पर ही इंसिस्ट करेंगे? See, Dr. Fauci and CDC guidelines have now come with नई guidelines कि this is also kind of airborne COVID है, कि जहाँ पे aerosols होते हैं, कुछ देर अगर closed आप environment में तो aerosols आपको
हवा में होते हैं और वो इट स्प्रेड्स थ्रू एयरबोर्न। तो अब 6 फीट वाला अगर स्टेज पे खड़े रहते हैं 6 फीट वाला, तो फिर मायने नहीं रखता है। जहाँ पे ट्रम्प को कोविड है, अभी भी पॉजिटिव है, एक भी टेस्ट उनका नेगेटिव नहीं आया है। तो हाउ कैन यू रिस्क अदर कैंडिडेट एंड अदर पीपल ऑन दैट स्टेज, उनको भी कोविड हो जाए? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कमीशन की कि ये अवॉइड करे। इसीलिए उन्होंने वर्चुअल डिबेट का लाया और ट्रम्प ने मना कर दिया। तो ये है। दूसरा, अगर आप देखें अभी जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं और जो पोलिंग नंबर्स हैं, Biden is leading the polling numbers anywhere between 8 to 14%, depending on what polls you see nationwide. It's a wide range, but 8 to 14% is consistently coming out in different polls. And battleground states में almost every battleground states there is the Biden Harris are leading. अगर जीतना है बाइडेन के लिए क्लियर पाथ है। If he carries Clinton states plus Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, he gets 270 plus. If he carries all the Clinton states, and then the Michigan, Pennsylvania, and other states, and maybe few more states, he carries 346 plus. So there's a clear path of victory for Biden and Harris, but there's no clear path for Trump. And that is what we are going to see on November 3rd, that how the American voters are tired of Trump and his lack of leadership, and जो country को chaos में डाला है, and Biden Harris are going to win. अनवर, ये मतलब ये जो पोल्स की बात की अजय ने, अमेरिका के बाहर जो रहते हैं, खासकर अपने यहाँ अपने अगर हम रीजन की बात करें, पोल्स पर हमेशा बहस रही है कि पोल्स, जैसे ये जो लेटेस्ट CNN का पोल आया था जिसमें 16 पॉइंट आगे थे बताए गए थे बाइडेन, तो 1200-1300 लोगों के बेसिस पर ये जो कंक्लूजन्स यहाँ पर आप रीच करते हैं, तो इसको क्या ये रियल सिचुएशन को कैप्चर कर पाते हैं, या फिर जिस तरह से हमारे रीजन में पोल्स को लेकर कभी बहुत बार गलत साबित हुए हैं, पोल्स की क्या हिस्ट्री रही है, कितना भरोसा किया जाए उन पर? भाई अमेरिका में तो पहले लोग यही समझते थे कि पोल्स जो हैं भरोसे के काबिल होते हैं और भरोसा करते भी थे, लेकिन 2016 में ट्रंप ने साबित कर दिया कि पोल्स पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पोल्स के रिजल्ट और रिजल्ट है वो पोल्स अपार्ट थे। ठीक है, तो होता यह है कि आप किसी भी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप एट रैंडम भी करें तो भी रिजल्ट इस पे डिपेंड करता है कि रैंडमली भी आप किन लोगों को आपने रीच किया। अगर वो आपने ऐसे लोगों को आपने रीच किया है जो सचमुच इतने वैलिड हैं जितने वैलिड आप चाहते हैं, तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट हो सही हो। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि आप एक ही किस्म के लोगों को या एक ही तरह के इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले, एजुकेशन बैकग्राउंड वालों पे कोशिश के बावजूद आप उतनी वैरायटी क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब हमारे एक दोस्त हैं, जिसका पोल्स के बिल्कुल आपकी बात से ये पोल्स से यही लग रहा है कि बाइडेन जीत जाएंगे, और जो बाकी इंडिकेशन है उनको जीतना चाहिए। जिस तरह ट्रंप ने हैंडल किया कोविड-19, उससे भी डिससैटिस्फैक्शन है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन अभी हमारे एक दोस्त हैं जो कि खुद डेमोक्रेट हैं, वो ड्राइव करके आए कनाडा से DC तक, तो वो उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा यार मैन आई वाज सो सरप्राइज्ड, वो है, अच्छा वो देसी भी नहीं है, नॉन देसी, वाइट नहीं है, नॉन देसी, लेकिन इमिग्रेंट है और डेमोक्रेट है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे रास्ते में बड़े शहरों से बाहर हर जगह ट्रंप और पेंस के वो लगे हुए देखे, प्लेक कार्ड वगैरह जो लगे होते हैं, और बहुत कम बाइडेन का नजर आया। तो ये पिछली दफा भी यही हुआ था। मेरे एक दोस्त हैं, फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं, फ्रेडरिक नियल, वो आए तो उनको उनके न्यूज़पेपर ने एक बड़ा स्पेसिफिक टास्क दिया था कि आप लॉस एंजलिस से पूरा 2 महीने लगाएं और आप लॉस एंजलिस से लेके न्यूयॉर्क तक आप सिर्फ चर्चेज में जाएं, और वो भी शहर से बाहर, और उनसे पूछें कि वो किसको वोट देंगे। तो उसने वाज अमंग दोज वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जिसने ये लिखा था कि भाई ये जो मेरा सर्वे है वो ये कहता है, आई मे बी रॉन्ग, कि ट्रंप जीतेगा, क्योंकि चर्च गोयर्स सारे के सारे ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस दफा प्रिडिक्ट करते हुए हर कोई डरेगा कि प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, मगर अपेरेंटली जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि बाइडेन लीड कर रहे हैं, वो जीत जाए।
शाहब, एक और चीज मैं पढ़ रहा हूँ बार बार कि ये इतना गहरा डिवाइड है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच की जो खाई है, कि ये जो पोल्स होते हैं वो आप जो है अपने लाइक माइंडेड लोगों के बीच में ही ज्यादा बात करते हैं, और खासकर अभी जो कोरोना के हालात हैं, तो आप परहैप्स मेन स्ट्रीम अमेरिका तक या फिर गांव शहर छोटे छोटे शहरों तक आप शायद पहुंच भी नहीं पाए। आपका क्या टेक होगा पोल्स पर, कितना भरोसा किया जाए? अगेन अनवर इकबाल साहब ने 100% जो बात की है, आई विल एग्री विद हिम कि जो, इसीलिए मैंने टर्म यूज की, जो स्लीपिंग और अनस्पोकन मेजोरिटी है ना, और जैसे अनवर साहब ने कहा कि चर्च गोअर्स हैं नंबर 1, प्लस आपको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि वेरी अनप्लेजेंटली जो हमारा अमेरिकन जो हिस्ट्री का ये क्रॉस रोड है, वो पहली मर्तबा हमें नजर आ रहा है हमारी लाइफ टाइम में कि बहुत पोलराइजेशन है इन डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। एक चीज, दूसरा डिपेंड करेगा पोल्स के अलावा कि उस दिन या अब जो मेल इन बैलेटिंग में जा रहे हैं लोग, वो कौन लोग हैं और मेजॉरिटी जो है कौन मूव करते हैं। आपको बाइडेन की शक्ल में वो जो मोह कहते हैं ना अंग्रेजी में है, वो मूवमेंट और जो एक्साइटमेंट था जो यंग डेमोग्राफिक में, वो बाइडेन की शक्ल में नजर नहीं आता। तो आप घर बैठ के आंसर करना तो बड़ा आसान है टीवी के स्क्रीन पे आके, लेकिन क्या अंदर कोई एक्साइटमेंट नजर आ रहा है आपको कि भाई जाएंगे या लाइन लग जाएंगी या ओवरवेलमिंग, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मतलब ये कि पोल और नो पोल, लेकिन ये कि ये डिवाइड हो चुका है मुल्क, और आई डोंट वांट टू गो इनटू वेरी फर्दर डिटेल्स, आपको पता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अजय, ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए बाइडेन कैंप का? खासकर 2016 में तो ऐसा लग रहा था कि हिलरी क्लिंटन सबने मान ही लिया था कि जीत गई हैं, और सडनली टर्न अराउंड हुआ जब नतीजे में। तो इस बार भी लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस की, अब तो लग रहा है हम जीत ही गए, इस तरह का मूड है बाइडेन कैंप में? नहीं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट एवरी वोट, और हम यही मान के चलें कि हम पीछे हैं और हमें वी हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू विन। आई मीन, बट अगर आप नंबर्स देखें, अभी एक पब्लिश्ड पोल था मेजर आउटलेट पे, जो 2016 से कंपेयर कर रहा है कि क्लिंटन की पोजीशन और 2012 ओबामा की पोजीशन से, उसमें दिखा रहे हैं कि बाइडेन इज 22 पॉइंट्स अप इन इंडिपेंडेंस, 18 points up in white college voters, 7% up in suburban voters, and 5% up in senior voters. And these are compared to, and then he's also, 5 to 7% up in white, non-educated, non-college voters, which is a major shift. So there is a major shift in, and also young voters, while Biden-Harris combination is gaining huge inroads into young voters. So this is a major shift from 2016, which is eroding the base of Trump. White, uneducated voters are shifting towards Biden. This is a major shift, and there's also other shift in terms of independence, and that is what is leading, helping to win, and that is what is different from 2016 this time. ठीक, अनवर, एक खबर आई है, मतलब जिसको आई एम नॉट श्योर कि कितना उसका जिक्र हुआ है अपने रीजन में, लेकिन मिशिगन के गवर्नर को किडनैप करने की जो खबर आई है, उसका जो प्लॉट को अनर्थ किया गया है, और कई लोगों का अरेस्ट भी है इस तरह, इस एलिजेड किडनैपिंग में इलेक्शन के तुरंत नजदीक। ये अमेरिका में जो डिवीजन है या फिर चर्निंग हो रही है, उसको किस तरह से दिखाता है? मतलब मिलिशियाज का हाथों में बंदूक लेकर घूमना, किडनैपिंग प्लॉट, मतलब गवर्नर को अलिजिड तौर पे किडनैप करने का प्लॉट सामने आना, लोगों की गिरफ्तारी, क्या दिखाता है अभी अमेरिका में क्या हो रहा है इलेक्शन का माहौल ऐसे में? देखें, ये इलेक्शन से ज्यादा जो कुछ वो हुआ मिनेसोटा में, और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, और फिर पुलिस के साथ क्लैश, और फिर उसके बाद फिर बाज वाइट्स ग्रुप का प्रोटेस्टर्स के साथ क्लैश, ये उसका है सारा कुछ इम्पैक्ट। मुझे लगता ये है कि अमेरिका में पोलराइजेशन बहुत बढ़ रही है, और ये रेस इशू और फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस और इस तरह की चीज़ें वो भी बढ़ रही हैं। और अगर कोविड-19 का जो असर है वो इतना ही हुआ जितना कि कहा जा रहा है इकॉनमी पे, और इकॉनमी अगर नीचे जाती है, तो आपको पता है कि जब भी इकॉनमी वीक होती है तो उसमें सबसे आसान होता है कि आप किसी को ब्लेम कर दें। उसमें आप ये आराम समझाने के बजाय कि ये फैक्टर्स हैं, ऐसे हुआ, इन्फ्लेशन ये होती है और जॉब्स इस तरह क्रिएट होती हैं,
वो आवाम इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहते, वो एक सीधा सा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। और अगर आप एक्सप्लेनेशन दे दें, ये एक्सप्लेनेशन ये तो इसलिए हो रहा है कि इमिग्रेंट्स आके सारी हमारी जॉब ले जा रहे हैं, और तो वो उनको सामने इमिग्रेंट नजर आता है कि वो शहरों में जाते हैं, जॉब में बैठा नजर आता है, इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पोलराइजेशन बढ़ेगी, इलेक्शन के बाद भी खत्म नहीं होने वाली। और इस सिलसिले में अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, गवर्नमेंट के अलावा भी मीडिया और थिंक टैंक और सारे लोग, सोशल एक्टिविस्ट, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं, इनको संजीदगी से कोई काम करना पड़ेगा ये टेंशन्स को कम करने की, हीट को कम करने की, वरना ये क्लैश बढ़ेगा और बहुत अगली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। शाहब, मतलब ये क्लैश इतना है कि सोचिए कितने लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के सिर पे छत नहीं है, खाने का प्रॉब्लम है, आगे कितने महीनों तक ये चलेगा इसमें क्लैरिटी नहीं। और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में खाई इतनी है कि आप जो एक स्टिमुलस बिल पर भी एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स लोगों की जिंदगी पर हावी हो रही है और उनको कितनी नुकसान पहुंचा रही है। जिन लोगों पे गुजर रहा होगा वही लोग महसूस कर रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। क्यों? कि आज हो गई है तकरीबन 9 तारीख है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स, 3 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे। तो इन तकरीबन 3 हफ्तों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोग फाकों से मर रहे हैं, जॉब्स की वो कोई ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो गया है, कोई बहुत बड़ा बैंक्रप्सीज कॉर्पोरेट सेक्टर की हो गई है। मैं आगे की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बिटवीन नाउ एंड 3 नवंबर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ ड्रामेटिक चीज नजर नहीं आ रही। लोगों को खाने को भी मिल रहा है फूड स्टैम्प्स की शक्ल में, जहाँ जरूरत है उनके पास शेल्टर्स भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी कोई इतना खतरनाक हद तक नहीं है। नेक्स्ट 3 वीक्स तक, दिसंबर जनवरी में हो जाए, हु केयर्स। अभी तो बात हो रही है नवंबर 3 की, ठीक है ना। तो मुझे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है, एक चीज। दूसरा, जो अभी मिशिगन के हवाले से या मिनेसोटा की, देखिए ये होती है सिंबॉलिक चीजें। ये जो थिंक टैंक एक्टिविटीज हैं, ये वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क के बड़े शहरों की हद तक तो है, लेकिन जो आपका जो ट्रम्प का जो वोट बैंक है जो मोबिलाइज हुआ है, वो इन सिंबल से हुआ है। वो ना माचो मैन, हार्ले डेविडसन, टैटूज, मतलब ये उनका बेस है। तो जो मिशिगन में हुआ उससे भी बेस मोबिलाइज हो रहा है कि हमने ये एक तरह से मुकद्दस जंग लड़नी है और जंग जीतनी है। तो ये जब जहनी कैफियत हो ना जुनून वाली, तो फिर आपके सामने रिजल्ट जो है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज है, डोंट गेट मी रॉन्ग। अजय, हालात इतने बुरे नहीं है जितने बताया जा रहा है, शाहब कह रहे हैं। वो देखने का नजरिया है, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नहीं, तो फेक मीडिया है जनाब, इट्स अ टोटली प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग एक्सट्रीम लेफ्ट फेक मीडिया कंट्रोल्ड बाय द फेक पीपल लाइक जॉर्ज सोरोस। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब जी, गो अहेड। थैंक यू। सो बेसिकली यही रिहेटोरिक जो ट्रम्प इज स्प्रेडिंग, द डिविसिवनेस व द वाइट सुप्रीमेसी, और कि कोविड नहीं है, इकोनॉमी खराब नहीं है, यही उनके लोग कह रहे हैं, जो कि अपने साहब भाई से सुना है। वो आई एम नॉट सरप्राइज्ड इनटू दैट। बट जो डिविसिवनेस और वाइट सुप्रीमेसी है, के है, ये लोग जो है, और जो मिशिगन में हुआ, दिस इज व्हाट इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ आवर कंट्री। That is why we need to restore the soul of our nation, take it back to where America belongs, and restore the leadership of America in the world. ये जो symbols है, ये guns carry करके, this is inciting gun violence. This is inciting कि this is completely a terrorism. आज अगर किसी दुनिया के किसी और कोने में होता तो वो कहते कि ये टेररिस्ट है। आज साहब भाई बुरा ना माने, अगर आज एक मुस्लिम आदमी एक गन लेके ऐसे चला जाता तो कहता कि ये टेररिस्ट है और मिडिल ईस्ट का आया है, उसके ऊपर मुस्लिम के ऊपर बैन होता और कितना कुछ एक्शन होता। नहीं, मैं ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत है। हाँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। आज ये जो व्हाइट लोगों ने AK-47 प्लस करके जो सिंबल है, इसको अमेरिका में अगर हर कोने में ये फैला देंगे तो हमारा तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी है कहाँ पर? जब हमारा गवर्नर सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ है? So that is why we need to every American understands it, and that's what we will see in the results, that they are going to elect Joe Biden and Kamala Harris to restore the soul of our nation. तो साहब भाई, I'm happy you agree. अनवर बताएं, ये जो डिवीजन की बात की जा रही है कितना सही है? भाई, इससे जो डिसएग्री शाहब साहब ने भी नहीं किया, उन्होंने बड़ी मजीद की बात की। आप दोनों ने इस पर गौर किया या नहीं? उन्होंने कहा कि भाई अब जो कुछ भी होने वाला है ये 3 नवंबर तक नहीं होगा, उसके बाद जो होता है देखा जाए।
तो हम जरा आगे भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मान रहे हैं कि यह है एक टू स्टेट मेंटालिटी है और ये डिवीजन बढ़ रही है। लेकिन उसका उनका कहना है कि वो इलेक्शन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स जो हैं हमारे फेवर में जा रहे हैं। वो लोग हमारे साथ ही हैं जो उन्होंने कहा कि हार्ले डेविडसन राइडिंग और ये जो इस तरह की चेन कैरी हमारे साथ है। अब हमारा मसला यही है ना कि ये जो क्राउड है ये एक्टिव हो गया है और इस क्राउड की वजह से नुकसान पहुंचेगा। बात सारी है कि इस वक्त दो आपको देखना पड़ेगा। एक है कि इलेक्शन में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और एक है कि इन जनरल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो जनरल इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे हो रहा है वो बहुत नेगेटिव हो रहा है। और जिस तरह अजय साहब ने कहा कि बिल्कुल सूरत हाल अगर इस तरह चलती रही तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि, क्योंकि ब्रिटेन में मैंने ये चीज देखी है, मैं जब स्टूडेंट था वहाँ 1980s में, तो वहाँ जो वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, जब उनके इंटरव्यू होते थे वो एक बात कहते थे कि हमें एक वाइट बंदा अगर सड़क पे चल रहा है तो जब वो कोई हरकत करता है तो हमें पता चलता है कि वो रेसिस्ट है या नहीं है। जी, लेकिन हम जब सड़क पे जा रहे थे, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ आवर स्किन, उन देखने वाले को पता लगता है कि इमिग्रेंट है, तो हम अपनी शक्ल सूरत से पहचाने जाते हैं। तो जब अगर यहाँ सूरत हाल ऐसी हो गई तो हमारे लिए रास्ता चलना दुश्वार होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका में, अमेरिका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वाइट में, वहाँ जो सेन लोग हैं, सैनिटी प्रिवेल्स, और वो इस पे संजीदगी से काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका में अभी इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि उस स्टेज तक पहुंचने से पहले इनका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म वो हरकत में आ जाएगा और दे विल बी एबल टू कंट्रोल इट। बिकॉज इफ दे फेल देन इट इज गोइंग टू गेट वेरी बैड। क्योंकि आप जितना भी इमिग्रेंट्स को बुरा भला कहें, लेकिन इमिग्रेंट्स का एक रोल है अमेरिकन इकोनॉमी में, और उसकी वजह से जो वाइटैलिटी क्रिएट हुई है अमेरिकन कल्चर में, वो सारा कुछ अपनी जगह है। मसलन इंडियन अमेरिकन जो हैं, जो इंडिया से आए हुए लोग हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ जो आईटी की इंडस्ट्री में, आप उसको कैसे निगेट कर सकते हैं। तो अगर वो वाइटैलिटी निकाल लेंगे तो अमेरिकन माशरा जो है उस तरह आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में सिर्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म है और वो ट्रिगर इन हो जाएगा एंड इट विल बी एबल टू डील विद इट। और सिचुएशन आई होप कि इतनी खराब नहीं होगी जितनी नजर आ रही है। अनवर, एक मैं टेक आपको और लेने चाहूंगा। कुछ देर पहले ये खबर आ रही है कि भाई स्पीकर नैंसी पेलोसी वो एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है कि एक कमीशन को स्टैब्लिश किया जाए ताकि सदर ट्रंप की जो फिटनेस है उसको असेस किया जाए अंडर 25th अमेंडमेंट। और 25th अमेंडमेंट जो लोग नहीं समझते हैं कि भाई अगर प्रेसिडेंट हैं वो बीमार हैं या फिर अपना जो ड्यूटीज हैं उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये जो कमीशन स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है कितना अहम माना जाए इलेक्शन से थोड़ी देर पहले? देखें, दोनों सूरत में ये हो या ना हो, ये हो गया अभी इंट्रोड्यूस। दोनों सूरतों में ये जी इंट्रोड्यूस हो गया है कि दोनों सूरतों में ये चीज फेवर करती है डेमोक्रेट्स को। अगर तो ये इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और डिटरमिन हो जाता है कि 1 है तो फिर तो करती है फेवर उनको। लेकिन अगर नहीं भी होता और इस पर बातचीत भी शुरू हो जाती है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की सोच पर। और वोटर्स जो हैं, कई वोटर्स ऐसे होंगे जो खासतौर पर न्यूट्रल वोटर्स, स्विंग स्टेट्स में अनडिसाइडेड वोटर्स, इंडिपेंडेंट वोटर्स, जो भी कह लें आप उनको, उनकी सोच पर जरूर असर पड़ेगा। एक सेकंड थॉट आएगा कि ऐसा आदमी जो अनफिट है वो उसको लेके हम उसको वोट दे सकते हैं नहीं दे सकते। लेकिन मैं समझता हूँ तो डेमोक्रेट्स को ये गेम बहुत ज्यादा आगे तक नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है उनकी हेल्थ के बारे में भी हैं। बाइडेन के बाद वो भी क्या 70+ हैं और बल्कि 4 साल बड़े ही हैं ट्रंप साहब से, तो वो उनके बारे में भी इस तरह के इश्यूज खड़े किए जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है 1-2 दिन के अंदर, आज अगर किया तो लगता है आज शाम तक ही रिपब्लिकन भी है, सर ट्रंप ही कोई ट्वीट कर दें और वो कोशिश कर दें बाइडेन के बारे में। तो ये तो इस तरह की चीजें जब इलेक्शन तक बहुत इस तरह के डिस्प्यूट्स खड़े होंगे। हाँ, क्योंकि शहाब, बस एक सेकंड शहाब, मैं आपका टेक लेना चाहूंगा। अजय शहाब, ये केली मैकनेनी है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि द ओनली वन हु नीड्स द 25th अमेंडमेंट इज नैंसी पेलोसी हरसेल्फ। अगर किसी को चाहिए 25th अमेंडमेंट तो उन्हीं चाहिए। ये जो मूव है इसे कैसे आप देखते हैं? ये तो एक और ब्लेसिंग हो गई है ट्रम्प के लिए। क्यों? अब वो विक्टिम वाला कार्ड प्ले करेगा अपनी बेस के ऊपर कि देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। होना कुछ नहीं है। नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या बिल हो, कमीशन बनाया, कमीशन तो बड़े बनते रहते हैं जी।
वो क्या कमीशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सेनेट में जाके क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो ये 10-12 दिन में तो कुछ भी नहीं होना ना। लेकिन ये ब्लेसिंग उसके लिए हो गई है ओवरनाइट। अब ये विक्टिम कार्ड को प्ले करेगा आज। अजय, आप विनीत जी, आप ये देखिए कि जब एक कोविड पेशेंट को हमने अभी तक ये देखा है, जो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको जो मेडिसिन दी जाती है, तो वो हॉस्पिटल में रहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। प्लस वो कहते हैं कि उनकी मेंटल एबरेशंस होती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग्स विच आर गिवन टू ट्रीट कोविड। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक सीरीज ऑफ ड्रग्स दी गई है और एक डायज़ाफोम, क्या नाम जो मैं नहीं अभी याद आ रहा, वो मेथनोस, वो दी गई है। वो ड्रग दे से कि इट क्रिएट्स मेंटल एबरेशंस एंड डिस्टर्ब्स द थिंकिंग, पेशेंट नीड कंप्लीट रेस्ट एक्सेट्रा। तो एज ए पेशेंट ट्रम्प, ये देश के लिए खतरा होता है उस टाइम कि जब जो बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के बटन्स उनके पास हैं। तो दिस जो बिल आया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रम्प बट आल्सो टू पुट ए फ्यूचर प्रेसिडेंट्स की, ऐसा अगर किसी प्रेसिडेंट की हेल्थ की खराब हो तो उसका डिसीजन के लिए somebody else should be taking the decisions whether the vice president steps up or not. So this commission compromises of 16 people, 8 लोग मेडिकल के हैं, बाकी which are from Democrat and Republican side, और वो लोग फिर ये recommendation देंगे कि how the powers of the president needs to be distributed or shared, or vice president has to take over at what stage. तो that is what it is reflective about, and ये सही मायने में है कि उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, तो we have to be concerned about that. It could be a national security issue. आखिरी सवाल राउंड अनवर, 3 हफ्ते बचे हैं और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, इतनी फास्ट पेस डेवलपमेंट है, क्या देखते हैं आने वाले 3 हफ्तों में क्या होता दिख रहा है आपको इलेक्शंस के तक? अनप्रेडिक्टेबल। आप बिल्कुल नहीं कह सकेंगे आखिर दिन तक कि कौन जीत रहा है, क्योंकि एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि दोनों के जो वोट बैंक्स हैं वो अपनी अपनी जगह इंटैक्ट हैं। जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया था वो अभी चेंज नहीं हुए। जो डेमोक्रेट्स, आपको याद है कि पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन के भी ज्यादा थे, तो फिर वही बात वहाँ क्या आ जाएगी, फंस जाएगी स्विंग स्टेट्स में कि मिशिगन जो लूज किया था डेमोक्रेट्स ने वो ले सकते हैं नहीं, विस्कॉन्सिन ले सकते हैं नहीं, पेंसिल्वेनिया में क्या होगा, ओहायो में क्या होगा, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। और उसके बाद जो दूसरी चीज ये है कि जो ये इस तरह के इश्यूज हैं, जैसे अभी इशू उठाया नैंसी पेलोसी ने, इन सारे इश्यूज का क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है और इतना ज्यादा पोलराइजेशन है, लास्ट मोमेंट तक कोशिश की जाएगी इस तरह के चीजों के जरिए ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की, और इसलिए इस इलेक्शन को अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। शाब, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और ये 4 से 5% का है जो द स्टेट दैट मैटर्स। तो ये जो चीजें हैं, जो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, फेक मीडिया प्ले करेंगे, तो वो अच्छा। दूसरी चीज है कि ग्राउंड के ऊपर जो है, परसों हमारी कॉन्फ्रेंस थी कॉल में, तो ग्राउंड पे हमें जो ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है कुछ स्विंग स्टेट में एज कंपेयर टू द अदर साइड, वो बड़ी कमजोर है। तो रिपब्लिकन का गेम बड़ा मजबूत है ग्राउंड। ओके, दावा है शहाब का कि ग्राउंड मजबूत है। आखिरी वर्ड आपको अजय। जो बाइडेन एंड कमला हैरिस आर गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। अमेरिकन लोग जो है वो टायर्ड हो चुके हैं इस डिविसिवनेस से, इस कोविड की सिचुएशन, मिसमैनेजमेंट से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, और वो अपने अब वो एक लीडरशिप चाहते हैं, एंड दे विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू जो बाइडेन एंड कमला हैरिस टू लीड द कंट्री आउट ऑफ दिस मेस। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द कीवर्ड। देन पहले भी था, कई हफ्तों से मैं सुन रहा हूँ और आने वाले हफ्तों में भी रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। शहाब करनी मैरीलैंड से, अजय भुतोरिया कैलिफोर्निया से, और अनवर इकबाल हमारे ही जर्नलिस्ट, साथी जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।